बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आप सुन रहे हैं इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के संयोजन से आयोजित ये दूसरा वेबिनार, जिसमें सेहत एक विचार और जिस तरह की परिस्थितियां कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों पर हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के ख्यातनाम ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे डॉक्टर आप सभी से जुड़ सके जो लगातार इस महामारी से लड़ने में समाज की सेवा कर रहे हैं और जिनका अपना अनुभव लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका अनुभव पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें, समझ सकें और अपना बचाव कर सकें। ये कोशिश इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के द्वारा यहाँ की जा रही है। उसी के दूसरे वेबिनार में आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी। वैसे तो आमतौर पर डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है अभी, उसमें सारी जानकारियाँ और सभी विषय कहीं ना कहीं कवर हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सवाल हैं आपके, वो भी इसके दूसरे सत्र में हम पूछना जो है प्रारंभ कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। आप सभी जो इस लाइव को अभी देख रहे हैं, इस लाइव प्रसारण से जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, यदि चाहें तो उसी नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपना भी सवाल आप डॉक्टर साहब के पास भेज सकते हैं। निसंदेह कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं आपके, उनका जवाब हमारे डॉक्टर साहब या विशेषज्ञ जो हैं वो दे पाएँ। एक कोशिश ये भी रहेगी कि जो सवाल पूछे जा चुके हैं बस उन्हें छोड़कर कुछ नया अगर विषय हो तो वो आप ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। सर, काफ़ी सारे सवाल इस लाइव के पहले से भी हमारे पास आ चुके हैं, लगातार सवाल आते भी जा रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जी। और एक सवाल है जो वैसे तो हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण हैं क्या। तो यदि पॉइंट टू पॉइंट या ब्रीफ में हम देखें 7-8 लक्षणों का, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी लोगों को बताने की कोशिश करें कि इसके क्या लक्षण हैं प्रारंभिक। जी, अचानक सिर दर्द होना, गाल पे सूजन आना अचानक तौर पे, आँख के आसपास में कोई भी बदलाव देखा जाए, जैसे कि आँख के आसपास सूजन आना, आँख का लालपन होना, पलकों पे सूजन आना, आँख से दोहरा दिखना, धुंधला दिखना और दांतों का हिलना, मसूड़ों पे फुंसी होना, नाक से कुछ पदार्थ आना जैसे कि लाल खून आना या काला खून आना, ऐसा कुछ भी लक्षण दिखे। और ये अधिकतर ये सब चीज़ें चेहरे के एक हिस्से पे दिखती हैं। ये दोनों तरफ का चेहरा इन्वॉल्व नहीं होता है, एक तरफ का ही चेहरा होता है। तो एक तरफ अगर कुछ भी ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये प्राथमिक लक्षण में आते हैं। सर, पाली हरियाणी जी हैं जी, उनका सवाल है कि जैसे कोविड पॉजिटिव भी थे लास्ट मंथ और अभी ठीक है वर्तमान जी जी। उनका सवाल है कि कोविड होने के बाद जी जो हमारे दांत या मसूड़े हैं वो मजबूत रहें, उनमें किसी तरह की कोई परेशानी या समस्या ना है, उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कोविड के बाद में अब देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के बाद में ओरल कैविटी यानी कैसे कि मुख का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इसमें जो नियमित रूप से पहले भी बताते रहे हैं कि 2 बार ब्रश करना सुबह शाम, और नमक कुल्ले के गरारे करना, ये नियमित रूप से सम्मिलित करना चाहिए मुख के स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ कैसे कि कुछ भी अगर ऐसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं या कोविड पॉजिटिव होने के बाद में अनुमानन ये धारणा रहती है कि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, भी 14 दिन से 21 दिन के बाद में नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप अपने किसी भी डॉक्टर को दिखाना चाहेंगे तो डॉक्टर बिल्कुल 100% आपको देखेंगे। और कोई भी आपको कोई थोड़ा सा भी दर्द हो रहा है या कुछ मसूड़ों पे सूजन आ रही है तो आपको डॉक्टर का परामर्श तुरंत ले लेना चाहिए। एक और सवाल है सर, पारस जैन जी पूछ रहे हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद उनके दांत या मसूड़ों में झंझनाहट की एक समस्या शुरू हुई है, तो इसका कारण क्या हो सकता है और क्या उपचार इसका किया जाना चाहिए। जी, हो सकता है कुछ मसूड़ों की समस्या आ गई हो कोविड के कारण, क्योंकि इम्यूनिटी एक पूरे बॉडी का दर्पण है कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सच बैठती है, क्योंकि अगर मुख में कोई तकलीफ़ है तो अपना इंटरनल सिस्टम कैसे कि ख़राब होना ये संकेत हो जाते हैं। तो क्योंकि कोविड के कारण हरियाणी जी को अगर
अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा हो या इनको कुछ ऑक्सीजन लगी हो, तो उस टाइम पे मुंह की देखभाल में कुछ कमी आ गई हो, रेगुलर ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हों या रेगुलर माउथ वॉश कुल्ले नहीं कर पा रहे हों, तो मसूड़ों में सूजन आना स्वाभाविक बात है। और अगर मसूड़ों में सूजन आती है तो उसके कारण टाटर जमा होना चालू हो जाता है और दांतों में झंझनाहट या ठंडापन लगना ये एक सामान्य बात हो जाती है। तो कुछ नहीं करें, बिल्कुल कैसे कि है ना, एक तो कुछ मेडिकेटेड पेस्ट कैसे कि ये सेंसिटिविटी अगर दांतों में झंझनाहट आ रही है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर नियमित रूप से कैसे कि ब्रश अब नहीं कर रहे हैं तो ब्रश करना अच्छी तरीके से चालू कर दें और नियमित रूप से 2 बार ब्रश करना चालू कर दें। साथ ही साथ कुछ माउथ वॉश या लिस्ट्रीन या हेक्साडेंट टाइप के कुछ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। और अगर मसूड़ों में कुछ खून या मसूड़ों की सूजन अगर दिख रही है या कुछ खून ब्लड आना चालू हो गया है तो डॉक्टर को दिखा दें। सर एक सवाल और है, बेला मित्तल जी का सवाल है। इनका कहना है कि जो ब्लैक और वाइट फंगस जी, क्या ये मुंह और दांतों के रास्ते शरीर में प्रवेश कर सकता है, और यदि ये करता है तो उसके लिए क्या सावधानियां रखनी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ब्लैक फंगस तो मुंह के रास्तों से प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि ये वातावरण में ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स हैं, जो कीटाणु हैं, ये वातावरण में फैले हुए हैं और वातावरण में जो फैले हुए हैं या वायरस भी, जैसे अपन कोरोना वायरस भी देख रहे हैं, तो ये वातावरण से यानी कैसे कि सांस लेने से सांस लेने से शरीर के अंदर जा रहा है। तो निश्चित रूप से ब्लैक फंगस तो मुंह के अंदर से नहीं जा सकता है। ये सांस लेने से इसका प्रथम कैसे कि सबसे ये नाक के द्वारा साइनस में जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ तालू पे और मुंह में आ सकता है, ऊपर की तरफ आँख पे या ब्रेन में जा सकता है। लेकिन वाइट फंगस जो बताया, वाइट फंगस भी एक सामान्य बीमारी है। इसको वाइट फंगस एक जीभ पे या तालू पे अपन देखते हैं कि सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। ये वाइट फंगस जिसको कॉमन सामान्य रूप से कैसे कि कैंडिडियासिस कहते हैं, ये बीमारी है। तो ये मुंह में रहती है और ये भी अधिक मात्रा में कोरोना मरीजों में हो सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब ऑक्सीजन मास्क बहुत लंबे समय लगाया गया तो उससे मुंह सूखना चालू हो जाता है या नाक सूखना चालू हो जाता है और नाक और मुंह पे जबान पे पपड़ी जमना चालू हो जाती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम अपना नाक या मुंह को अपन मॉइस्चर लगा के उसको ठीक करते रहें। मुंह में अधिक मतलब घुट अपन पानी पीते रहें तो वाइट फंगस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही साथ जो दवाइयाँ चल रही हैं कोरोना की, स्टीरॉयड है या बाकी जो दवाइयाँ हैं, उसके कारण भी इम्यूनिटी कम होने के कारण वाइट फंगस हो सकता है। वाइट फंगस एक बहुत कोई गंभीर बीमारी नहीं है। इसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। एक सामान्य रूप से मेडिकल शॉप पे कैंडिड नाम से सॉल्यूशन आता है, या पहले ज़माने में मिथिलिन ब्लू सभी ने देखा होगा, एक नीले कलर की दवाई आती थी जो लगा लेते थे छालों पे, तो उससे ठीक हो जाती है। लेकिन ओवर द काउंटर कभी नहीं लें क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में अपने देखा गया है कि स्टीरॉयड्स या कुछ दवाइयाँ बिना जानकारी, डॉक्टर के जानकारी के लेने के कारण उसके लाभ से ज़्यादा हानि हो सकती है। लेकिन वाइट फंगस से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, इसकी दवाइयाँ सब उपलब्ध हैं। तो एक डॉक्टर का परामर्श ले लें और उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, वाइट फंगस मुंह में, जबान पे, तालू पे हो सकता है, लेकिन ब्लैक फंगस नाक के द्वारा, श्वास नली के द्वारा ही अंदर जाता है। सर एक सवाल और है, ये है कि अगर जबड़े में ब्लैक फंगस हुआ है और उसका ऑपरेशन करवा दिया गया है जी, तो क्या उसके बाद दोबारा संभावना बनती है कि मुंह में ब्लैक फंगस की बीमारी हो? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। ब्लैक फंगस के हाँ इलाज के रूप में जो इसके 2 स्टेज के इलाज करते हैं। ब्लैक फंगस में सबसे असरदार जो बीमारी है या इसकी जो एक दवाई दी गई है वो एम्फोटेरेसिन बी दवाई दी गई है। और साथ ही साथ अगर ब्लैक फंगस के कारण दांतों में अगर हिलना आ रहा है या तालू पे कालापन आ गया है, ब्लैक नेक्रोसिस या मार्क हो गया है, तो उसका ऑपरेशन के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। ऑपरेशन और दवाई दोनों का समूहित इलाज, प्रॉपर इलाज करने से संभवतः इस बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है।
लेकिन अगर किसी इलाज में, किसी ऑपरेशन में अगर कुछ ब्लैक फंगस का कुछ हिस्सा रह गया है या एम्फोटेरेसिन बी जो उसका एक निर्धारित डोज मात्रा नहीं दी गई है, तो ये बीमारी दोबारा से आ सकती है। और दोबारा से बीमारी आने के बाद में वापस से पुनः उसको अगर दिख रहा है, अपन उसको प्रॉपर कैसे की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई के द्वारा अगर प्रॉपर जांच कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमारी का कुछ हिस्सा रह गया है, तो उसको दोबारा से ऑपरेशन के द्वारा निकाला जा सकता है। सर, एक शख्स ने, नाम नहीं आया है लेकिन इन्होंने यहाँ फोटो भी भेजा है जी। दांतों के नीचे कालापन है इसमें जी। तो लगातार ब्रश करने के बाद भी वो समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसके क्या कारण है और कैसे उसके लिए उपाय है? जी, दांतों के नीचे कालापन एक अधिक समय से अगर कोई सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं अधिक समय से, तो कालापन आना एक अनुमानन सामान्य बात है। तो उसको डॉक्टर के द्वारा उसको क्लीन किया जा सकता है। वो कोई ब्लैक फंगस की बीमारी नहीं है, एक टाटर या स्टेन्स जो बोलते हैं, कालापन जमा हुआ ना, ये सामान्य चीज़ है। साथ ही साथ कैसे कि आयरन प्रिपरेशन, जो आयरन युक्त दवाइयाँ किसी खून रोग की कमी होने के कारण कभी लेनी पड़ती हैं, जिसमें कि सायरप्स होते हैं, अगर वो सायरप्स भी अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो दांतों पे कालापन पड़ना एक अनुमानन नॉर्मल बात है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और सामान्य रूप से कैसे कि बहुत समय से अगर दांतों की क्लीनिंग या दांतों को सफाई नहीं की गई तो अंदरूनी भाग पे कालापन पड़ा जा सकता है। एक और कालापन पड़ने का कारण यह हो सकता है कि दांतों में अगर दांत और मसूड़े के बीच के हिस्से में अगर कुछ सड़न लगी हुई है तो वो भी कालापन का प्रतीक दिखाती है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से रेडिएशन, अगर उसको ओरल कैंसर हुआ है तो अगर रेडिएशन ले रहा है तो उसके दांतों में भी कालापन होना एक सामान्य बात है। तो कालापन एक सामान्य रूप से एक नॉर्मल चीज़ है जिसको कि डॉक्टर के द्वारा सफाई करने से ठीक किया जा सकता है। सर, ऑपरेशन से बचाव का भी क्या कोई तरीका है कि यदि ब्लैक फंगस हुआ हो और दांतों का ऑपरेशन ना करना पड़े और इसे समाप्त करें? जी, अगर दांतों पे, मसूड़ों पे या जबड़े की हड्डी पे, दांतों पे तो इसका दांतों पे असर नहीं आता है। इसका जो ब्लैक फंगस का जो इफ़ेक्ट है मेन तरीके से है ना, दांतों में जो अंदर हड्डियां हैं उस पे आता है। ये दांतों पे कभी ब्लैक फंगस अटैक नहीं करता है। हड्डी का खून का जो प्रभाव है उसको हड्डी को निर्जीव कर देता है, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस होने के कारण हड्डी गलना चालू हो जाती है वहाँ पे, और हड्डी गलने के कारण फुंसी होना, पस आना ये मसूड़ों में चालू होता है और कुछ समय के बाद में दांत हिलना चालू हो जाते हैं। तो इस दांतों पे 100% इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि दांत हड्डी में बने हुए हैं, हड्डी निकालनी पड़ती है ऑपरेशन के द्वारा, इसलिए साथ ही साथ उसके दांत भी निकालने पड़ते हैं। हाँ, दूसरी चीज़, अच्छा सवाल पूछा कि बचा जा सकता है क्या। तो अगर प्राथमिक लक्षण में अगर अपन इलाज करने पहुंच जाएं, प्राथमिक लक्षण मतलब अगर सामान्य रूप से केवल सूजन आ रही है और व्यक्ति अगर डॉक्टर को उसी समय दिखा लेता है, तो हो सकता है कि ब्लैक फंगस का इफ़ेक्ट आया हो, लेकिन कुछ दूरबीन पद्धतियों द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा ब्लैक फंगस साफ किया जा सकता है। वहाँ पे दांतों को, मसूड़ों या हड्डी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा ही उतना हिस्सा साफ करके बचा जा सकता है और सही मात्रा में दवाई लेने से उसको ऑपरेशन को टाला जा सकता है। सर, अजय गोयल जी हैं, 61 वर्ष की इनकी उम्र है, डायबिटीज़ पेशेंट भी। नवंबर 2020 में इन्हें कोविड हुआ था, अब स्वस्थ हैं जी। मेरा सवाल ये है कि ये सजेशन कुछ इस तरह के चाह रहे हैं जिसमें कि अब फंगस की जो बीमारी उससे रोका जा सके, और क्योंकि कोविड हुए काफ़ी दिन हो गए जी, उस हिसाब से अब क्या इनको सावधान रखें? जी, अच्छा सवाल है।
सबसे पहले तो डायबिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण करते रहें। नियंत्रण का मतलब रेगुलर कैसे कि घर पे जो ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं वो बिल्कुल कंट्रोल करते रहें और सही समय पे डॉक्टर का परामर्श लेते रहें। तो जितना अच्छी तरीके से डायबिटीज़ कंट्रोल कर पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से इसका बचाव, ब्लैक फंगस का बचाव बना रहेगा। दूसरी बात इसमें है कि क्योंकि नवंबर में जैसे कोरोना से ग्रसित हुए थे, तो हो सकता है जो ब्लैक फंगस का दूसरी लहर में जो वेरिएंट आया है, जो म्यूटेशन आया है, वो ज़्यादा ब्लैक फंगस के लिए प्रभावशाली है। इसलिए पहले लहर में मरीज़ देखे गए थे, लेकिन ब्लैक फंगस के बहुत ही कम मात्रा में मरीज़ देखे गए थे। हमको भी अंदाज़ा या अंदेशा नहीं था कि ये एक महामारी का रूप ले लेगी। तो जो सेकेंड या दूसरी लहर में जो वायरस है वो ब्लैक फंगस के लिए ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए हो सकता है कि क्योंकि 5-6 महीने हो चुके हैं तो ये पूर्ण रूप से अभी स्वस्थ होंगे, आशा करते हैं अपन। और ये अगर शुगर का प्रॉपर अच्छी तरीके से केयर लेते रहेंगे, डायबिटीज़ को बिल्कुल नियंत्रण में रखते रहेंगे, तो संभावना कम है कि ये ब्लैक फंगस से ग्रसित हों। सर, क्योंकि आप दंत रोग विशेषज्ञ जी। हैं, तो सवाल दांतों से जी। जुड़े भी सामान्य सवाल है। जी। इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे रूट कैनाल जो लोग कराते हैं, जी। क्या उन्हें भी ब्लैक फंगस का खतरा रहता है? जी नहीं, रूट कैनाल एक दांत की नसों का इलाज रहता है, जिसको कि दांत अगर सड़न और दांत की जो सड़न है अगर नस तक पहुंच गई है तो उसको नस को साफ करके उसको भरा जाता है और दांत को दर्द से रहित किया जाता है। तो इसमें ब्लैक फंगस होने का कोई संभावना नहीं है। ब्लैक फंगस केवल उन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है जिस व्यक्ति को कोरोना हो चुका है और अधिक मात्रा में उनको ज़्यादा होता है, जिनको डायबिटीज़ है या दूसरी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं। एक सर सवाल ये आया है कि जो लोग गुटखा का सेवन करते जी। हैं, उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और गुटखा खाने से दांतों को जो नुकसान होता है जी। वो क्या हो सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है? जी, गुटखा खाने से दांतों पे तो प्रभाव आता ही है, जैसे कि एक दांतों का घिसना, एक अनुमानन जो भी व्यक्ति अधिक समय के लिए गुटखा खाता है तो उनके दांत एकदम घिसे हुए रहते हैं, ये देखा जाता है। तो उसमें दांतों में झंझनाहट आना, सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, ये चालू हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो गालों पे जो गुटखा खाने से जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक ओरल फाइब्रोसिस नाम की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसमें कि अंदर गालों की जो चमड़ी है वो जलना चालू हो जाती है और मुंह खुलना कम हो जाता है। इस कारणवश कैसे कि कुछ व्यक्ति तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हैं और जलन लगना एक बहुत सामान्य तकलीफ़ है गुटखा खाने के कारण। जब चमड़ी जलना चालू हो जाती है तो जलन लगना, जलन लगना, यानी कि व्यक्ति मिर्ची बिल्कुल किसी भी मात्रा में नहीं खा पाता है, मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाता है। साथ ही साथ कैंसर का जो प्रभाव है, जो भी व्यक्ति गुटखा तंबाकू खाता है, कैंसर का प्रभाव बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है। तो कैंसर होने की संभावना जो गुटखा व्यक्ति खाता है, कम से कम 6 से 14% कैंसर की बीमारी होना उसमें बहुत ज़्यादा अधिक पाई जाती है। सर, एक सवाल ये आया है कि ब्लैक फंगस का ऑपरेशन होता है जी। तो क्या उसमें जबड़ा निकालना ज़रूरी होता है? जबड़ा निकाला जाता है उसमें? अगर दांतों पे या मसूड़ों पे अगर असर आ चुका है, अगर मसूड़ों पे फुंसियाँ हो चुकी हैं, पस आना चालू हो गया है या दांत हिलना चालू हो गए हैं, तो इसमें 100% जो अंदर की हड्डी है उसको ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है। और अगर हड्डी को एक बार जकड़ लिया है तो उसको निष्क्रिय करने के लिए ये एक तरीके से जैसे कोई फल सड़ जाता है तो उसको अपन काट के उसको फेंक देते हैं, उसका दवाई छिड़कने से उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन फल का जो हिस्सा सड़ा हुआ है उसको निकालना पड़ता है, काट के निकालना पड़ता है। ये उसी तरीके का एक ऑपरेशन है कि जितनी भी हड्डी गल गई है, जितने भी दांत आसपास में हिल रहे हैं या जितने भी मसूड़े में पस आ चुका है,
उनको निष्क्रिय ये फंगस को निष्क्रिय करने के लिए वो सब हिस्सा पूरा साफ करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और जो बीमारी अंदर मसूड़ों के जबड़ों के अंदर बीमारी है उसको भी खरोच के निकाल के साफ करना पड़ता है, जिसको कि डिब्राइडमेंट बोलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम साफ उस हिस्से को साफ करना पड़ता है जब तक कि वहाँ पे एक नॉर्मल हड्डी नहीं दिखना चालू हो जाए और खून वहाँ पे ब्लड सप्लाई, क्योंकि ये फंगस जो है खून की नसों पे भी प्रवाह करता है, तो हड्डी गल जाती है और खून आना रुक जाता है वहाँ पे। तो जो खून आना रुक जाता है तो जब तक फ्रेश ब्लीडिंग, जो कि एक हम देखते हैं कि एक ब्लड सप्लाई खून वहाँ पे जब तक नहीं आ रहा है तब तक उस हिस्से को साफ करते रहते हैं। तो अगर जैसे कि बताया कि मसूड़ों पे असर है इसका, मसूड़ों में पस आना चालू हो गया ब्लैक फंगस के कारण या दांत हिलना चालू हो गए, तो ये 100% ज़रूरी है कि उसको हड्डी को निकालना, दांतों को निकालना 100% इलाज के लिए ज़रूरी हो जाता है। नरेश गर्ग जी का सवाल जी। है कि जो कोविड के पेशेंट है जिन्हें स्टेरॉइड्स दिया गया है, जी उनका जो शुगर का लेवल है वो जी। कहाँ तक सामान्य माना जा सकता है? जी, नॉर्मल शुगर लेवल जो आमतौर पे अपन मानते हैं कि फास्टिंग जो है 90 से 110 ये फास्टिंग का शुगर लेवल है और 140 तक खाने के बाद का शुगर लेवल है। तो ये डायबिटीज़ पेशेंट्स में या स्टीरॉइड्स पेशेंट्स में या सामान्य रूप से कोई भी मरीज़ हो, ये खाने के पहले की शुगर 90 से 110 होनी चाहिए और खाने के बाद की शुगर 140 होनी चाहिए। सामान्य रूप से जो शुगर वाले पेशेंट्स रहते हैं उसमें खाने के बाद की शुगर अगर 200 तक भी है तो उसको दवाई ले रहे हैं, और अगर 200 तक भी है तो एक सामान्य माना जा सकता है। 200 के ऊपर की शुगर अगर है तो उसको बिल्कुल कैसे कि असामान्य मानते हैं। साथ ही साथ कैसे कि जैसे अभी गर्ग जी ने बताया कि स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं उसके कारण शुगर कैसे कि बढ़ना एक बहुत सामान्य बात है। और शुगर को टाइट कंट्रोल रखना, जो एक प्रमाण दिए गए हैं कि 90 से 110 खाने के पहले होना चाहिए और 140 खाने के बाद में होना चाहिए, इसका टाइट कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनको दूसरी कोई बीमारी नहीं है तो भी एक प्रभावशाली रूप से ब्लैक फंगस होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए टाइट कंट्रोल करना जो मापदंड के द्वारा जो दिए गए हैं कि 90 से 110 खाने के पहले और 140 खाने के बाद बिल्कुल नियंत्रण में रखना चाहिए इनको। सर, एक सवाल ये भी आया है कि मास्क जो है उसके कारण भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो है वो हो सकता है, तो कौन सा मास्क सबसे अच्छा रहता है और मास्क का जो उपयोग हम करते हैं उसका तरीका क्या हो सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। मास्क N95 मास्क जैसे के अनुमानन अभी सब जान चुके हैं, ये सबसे प्रभावशाली मास्क है। इसमें करीब करीब 85 to 90% के जो वायरस इसमें अंदर नहीं घुस सकता है। हाँ, हालांकि प्रश्न यहाँ पे ब्लैक फंगस का आ रहा है, तो ब्लैक फंगस जो है मास्क लगातार एक ही मास्क को बहुत लंबे समय पहनने के कारण हो सकता है। इसका एक कारण ये भी दिया गया है कि मास्क अधिकतर समय पहन रहे हैं तो जो सांस अपन छोड़ते हैं उसमें नमी रहती है और नमी के कारण मास्क अंदर से गीला होते रहता है। या गर्मी का मौसम है, बाहर जा रहे हैं और धूप के कारण भी पसीना आने के कारण मास्क गीला हो सकता है। तो जो ब्लैक फंगस की ग्रोथ या बढ़ने की जो क्षमता रहती है वो मॉइस्चर में सबसे ज़्यादा रहती है। फफूंद जैसे देखा जाए कि मानसून के सीज़न में ब्रेड पे या रोटी पे फफूंद ज़्यादा बनता है या सीलन में ज़्यादा बनता है, तो अगर लगातार एक ही मास्क को बार बार पहनते रहेंगे तो उसमें मॉइस्चर नमी अंदर आ जाएगी और नमी के कारण मास्क गीला होने के कारण फफूंद वहाँ पे जमेगा और उससे वो नाक के द्वारा शरीर में जाया जा सकता है। जैसे कि बहुत अच्छा मास्क बताया, तो मास्क में सबसे प्रभावशाली मास्क N95 मास्क रहता है, या अगर रेगुलर मास्क भी पहन रहे हैं तो उसको डबल करके एक 3 मास्क पहने और साथ में उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क पहने, तो ये भी एक प्रभावशाली तरीका है मास्क पहनने का।
और सर जो N95 मास्क का उपयोग किया जा रहा है जी। कितने दिन में से डिस्कार्ड कर देना चाहिए यूज़ करके और नया मास्क फिर हमें जी, लगातार 9 से 10 घंटे अगर पहन रहे हैं तो N95 मास्क का डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और अगर रुक रुक के पहन रहे हैं या इसको कुछ घंटों के अंतराल में पहन रहे हैं तो इसको सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको सुखाया जा सकता है। जो इसका अंदर का सरफेस है उसको डायरेक्ट सनलाइट अगर सूर्य की किरणें देंगे तो ये जो नमी है इसकी कम हो जाएगी। एक अच्छा तरीका मास्क पहनने का ये है कि 4 मास्क रखें अपने पास और उसको एक एक दिन में बदलते रहें। एक मास्क पहना, उसको उतारा और सनलाइट में सूर्य की रोशनी के लिए उसको छोड़ दिया। दूसरा मास्क पहना तो हर 5वें दिन कैसे कि पहला मास्क पहन लिया तो इससे ज़्यादा मास्क की वेस्टेज भी नहीं होगी और इसका एक पहनने का जो तरीका है वो प्रभावशाली बना रहेगा। सर कुछ सवाल और हैं जी। जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें कोविड भी हो चुका है उन्हें ब्लैक फंगस से कैसे बचाया जाए? जी बिल्कुल, सीनियर सिटीजन्स हैं तो एक रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो कम रहेगी, इम्यूनिटी उनकी कम रहेगी। और वयस्कों में ज़्यादा देखा गया है कि डायबिटीज़ या दूसरी अन्य बीमारियां ज़्यादा रहेंगी तो उनको सावधानियां, बहुत ज़्यादा सावधानी लेने की ज़रूरत है। घर पे रहें और घर के अपने वातावरण को साफ़ सुथरा रखें। वहाँ पे कहीं कोई नमी या मॉइस्चर नहीं रहे। साथ ही साथ कैसे कि मुंह का, चेहरे का देखभाल करते रहें। अच्छी तरीके से अपना नहाना धोना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म पानी से नहाते रहें। ब्रशिंग जो ब्रश करना है वो रेगुलर नियमित समय पे दिन में 2 बार ब्रश करें। शुगर का अपना कंट्रोल है, शुगर का बिल्कुल कंट्रोल नियंत्रित रूप से रखें। और दूसरी जो अन्य बीमारियां हैं उनकी जो दवाई ले रहे हैं उसको भी नियमित रूप से रखें। अपने जो भी बाकी बीमारियों के लिए चिकित्सक का परामर्श है वो रेगुलरली नियमित समय से लेते रहें। साथ ही साथ अभी इस माहौल में अगर कुछ बाहर काम करने जा रहे हैं तो उससे बचें। जैसे कि वयस्कों को गार्डनिंग का, पौधों का शौक़ होता है तो कैसे कि जो पौधों की मिट्टी रहती है वहाँ पे भी ये ब्लैक फंगस के स्पोर्स ज़्यादा रहते हैं तो उससे बचना है। साथ ही साथ कैसे कि कोई कट नहीं लगे, कट के माध्यम से भी ये ब्लैक फंगस शरीर में पहुंच सकता है। कोई चमड़ी में अगर कोई निशान है, कट है, उसके माध्यम से भी पहुंच सकता है तो उससे भी बचते रहें। और अपना मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाए रखें। खूब सारा पानी पिएं। ये हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से लड़ने में, तो खूब सारा पानी पिएं। इन सब माध्यमों से बचा जा सकता है। माउथ वॉश की सलाह आपने दी थी, माउथ वॉश का इस्तेमाल किस तरह से करें, कितनी मात्रा में करें, रोजाना यदि करें तो कैसे किया जा सकता है जी? और बच्चों को भी क्या ये हम दे सकते हैं? जी, माउथ वॉश अपने जो वैदिक पद्धति है या अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि गर्म पानी से कुल्ले करना, ये बहुत ही एक प्रभावशाली, गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करना एक प्रभावशाली माउथ वॉश है। तो माउथ वॉश बाज़ार से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ये माउथ वॉश कैसे कि मतलब गर्म पानी के नमक डाल के कुल्ले एक प्रभावशाली माउथ वॉश का तरीका है। साथ ही साथ अगर किसी को मसूड़ों की समस्या है, जिसको कि अनुमानन ब्लड आता है, कभी कभार ब्लड आता है या मसूड़े सूजे रहते हैं, उनको एलोपैथिक माउथ वॉश यूज़ किया जा सकता है। माउथ वॉश यूज़ करने का तरीका ये है कि अधिकतर माउथ वॉश कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, जिसमें कि 1 ढक्कन दवाई आधा ग्लास पानी में मिला के कुल्ले करें और डॉक्टर की सलाह पे ही माउथ वॉश यूज़ करें। अगर माउथ वॉश कर भी रहे हैं, जैसे सामान्य रूप से किसी मेडिकल शॉप से लिस्टिन लेके आ गए, तो उसको
रोज़ नहीं करना है, उसको एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी एक आदत नहीं बनेगी। और अगर डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं कि रेगुलर करना है या दिन में 2 बार करना है, क्योंकि वो मुख की तकलीफ़ें देख के बता पाएंगे कि रेगुलर करना है इसको या दिन में 2 बार करना है, तभी उनकी सलाह पे ही 2 बार माउथ वॉश करें। सामान्य रूप से कुछ भी खाने के बाद में कुल्ले करना और सुबह उठ के गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ले करना, ये बहुत ही अच्छा प्रभावशाली तरीका है। तो ये थे डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने आज कई सारे सवालों के जवाब जो है इस मंच के माध्यम से दिए हैं। और निस्संदेह जिस तरह से आज ये संवाद यहाँ पर हुआ है, ये लाइव वेबिनार का दूसरा दिन हमारा था, कहीं ना कहीं दांतों से जुड़ी समस्याएं, कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से जुड़े जो सवाल थे आपके, उनका निदान करने की कोशिश हमारे विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पर की है। उम्मीद है कि जो जानकारी आज डॉक्टर दीपक अग्रवाल के द्वारा दी गई है, उसका लाभ तमाम सारे आप सभी लोग जो इस लाइव वेबिनार को देख रहे हैं वे ज़रूर प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, उसके लिए जिन भी माध्यम से आप इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। इस लाइव प्रसारण के खत्म होने के बाद हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो जो है मौजूद रहेगा, उसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि समाज में कहीं ना कहीं जो जानकारी का अभाव है, कहीं ना कहीं लोग जागरूकता की कमी के कारण इस तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, वो भी उसका लाभ ले सकें, वो भी उससे बच सकें। सर, आपके बहुमूल्य समय में से आपने समय निकाला, इस मंच के माध्यम से आप लोगों के लिए उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। पुनः एक बार मैं इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि इस बहुत ही अच्छे एक माध्यम से घर पे बैठ के पूरी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है कि जो आज कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अपन मानसिकता खो चुके हैं अपनी, इतना फ़िलहाल कैसे कि असहाय महसूस कर रहे हैं, इसमें जो जानकारियों का अभाव है, किसी भी माध्यम से अगर उचित जानकारी मिल पाए तो लोगों का स्वास्थ्य मनोबल बढ़ेगा। और क्योंकि ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका जरिया इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ ने अख्तियार किया है, तो पुनः एक मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो अभी आप देख रहे थे सेहत एक विचार, इस कार्यक्रम के तहत आज दूसरा वेबिनार जिसमें डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी ने शिरकत की थी। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप सभी के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगी। और इस जानकारी के अतिरिक्त भी जिस तरह से आप सभी लोगों को विदित है कि कोविड महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को सैनिटाइज करना और खासकर कम से कम लोगों से संपर्क में आना, ये तमाम सारी जो सावधानियाँ उन्हें भी आप ज़रूर अपनाएं। इसी कार्यक्रम का तीसरा सत्र जो है, तीसरा जो दिवस है, वेबिनार है, वो गुरुवार 3 जून 2021 के दिन होगा, जिसकी जानकारी भी हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जितने भी लोग इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ से जुड़े हैं, उन तक भी जानकारी पहुंचेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से आप सभी लाभ लेंगे और अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखेंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।